दोस्तों, जस्सी मिट्ठू लव स्टोरी आखिर क्या है? जस्सी मिट्ठू लव स्टोरी दोस्तों, अमर प्रेम कहानियों का जब भी कहीं जिक्र आता होगा तो अमर प्रेम कहानियों की लिस्ट में और श्रेणी में आपने सुनी होगी ही रांझा, लैला मजनू, शाहजहां मुमताज, सोनी नेहवाल और जनाब कई एक कहानियां आपने अमर प्रेम कहानी की लिस्ट में सुनी होंगी। लेकिन दोस्तों, जस्सी मिट्ठू लव स्टोरी एक ऐसी लव स्टोरी है जिसका आखिरी पेज लिखा जाना अभी भी बाकी है। और कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि जिस दिन भी जस्सी मिट्ठू लव स्टोरी का आखिरी पेज हुआ तो अमर प्रेम कहानियों की लिस्ट में और श्रेणी में इस कहानी को भी शामिल किया जा सकता है। आखिर क्यों इतनी दिलचस्प है जस्सी मिट्ठू लव स्टोरी? दोस्तों, जस्सी मिट्ठू लव स्टोरी में ना तो दो देशों की सीमाएं बाधा बनती हैं और ना ही एक दूसरे की हैसियत आड़े आती है। फिर भी इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जो कि दुनिया की चुनिंदा कहानियों में से इसे एक बना देता है। दोस्तों, इस कहानी ने न सिर्फ कनाडा को हिलाया था बल्कि कनाडा और भारत दोनों को ही झकझोर के रख दिया था। फिलहाल आखिर क्या है जस्सी मिट्ठू लव स्टोरी, आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना क्योंकि ये कहानी बहुत ज़्यादा ही दिलचस्प होने वाली है। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साल था 1994। नवंबर की ठंडी शाम में पंजाब के लुधियाना के शहर जंगराऊ के कमल चौक पर खड़ा हुआ एक लड़का सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू अपने साथियों के साथ अपने गांव तक जाने वाली टेम्पू का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू पास ही के खोसा गांव का रहने वाला था। मिट्ठू का जन्म बेहद ही गरीब किसान परिवार में हुआ था और मिट्ठू पेशे से खेती किसानी किया करता था। लेकिन 12वीं पास करने के बाद वह कबड्डी खिलाड़ी बन गया था। क्योंकि टेम्पू इधर आई नहीं थी, इसलिए वह टेम्पू स्टैंड पर ही खड़ा हुआ अपने साथियों से कुछ बातचीत करके टाइम को पास कर रहा था। तभी सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू अपनी नजर उठाकर सामने सड़क की तरफ देखता है तो उसे टेम्पू स्टैंड की तरफ तीन महिलाएं आती हुई नजर देती हैं। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जब वह महिलाएं करीब आती हैं तो सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू देखता है कि जो तीन महिलाएं हैं उसमें से दो महिलाएं तो उम्र दराज हैं जबकि एक इनके साथ लंबी कदकाठी की खूबसूरत नौजवान लड़की है। फिलहाल वो तीनों महिलाएं आती हैं और वो भी टेम्पू स्टैंड पर ठहर जाती हैं। उन्हें पास ही के कला गांव जाना था, इसीलिए वो भी टेम्पू स्टैंड पे खड़े होके आने वाली टेम्पू का इंतजार करने लगती हैं। और जैसे ही टेम्पू आती है वैसे ही सभी लड़के बैठ जाते हैं और वो तीनों महिलाएं भी टेम्पू के अंदर बैठ जाती हैं। जो लड़की थी महिलाओं के साथ वो टेम्पू में पीछे वाली सीट पे बैठती है जबकि कुछ लड़के भी टेम्पू के अंदर बैठ जाते हैं। और टेम्पू के अंदर जगह खत्म होने के बाद लड़के पीछे टेम्पू में लटक जाते हैं। दोस्तों, जो लड़की थी वो टेम्पू में पीछे वाली सीट पे बैठी थी, उसी के जस्ट सामने सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू भी लटक जाता है टेम्पू में और टेम्पू चल पड़ती है अपनी मंजिल के ओर। दोस्तों, सफर के दौरान कई एक बार सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू ने ये नोटिस किया था कि जो लड़की बैठी हुई है वो कई एक बार उसे सफर के दरमियान मुड़ मुड़ कर देख रही है। इसी सबको देखते हुए सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू के कुछ साथियों ने दबी दबी आवाजों में मिट्ठू से ये भी कहना शुरू कर दिया था कि शायद तुम इसे पहली ही नजर में पसंद आ गए हो। तो सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू हंस देता है और अपने दोस्तों की साथियों की बातों को यूं ही हंसी में उड़ाता चला जाता है। इसी सबके बीच में इन लोगों का गाँव आ जाता है और टेम्पू रुक जाती है। सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू उतर जाता है और अपने गांव की तरफ चल देता है। जाते वक्त सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू जब घूम के देखता है तो उसी दौरान वो लड़की भी सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू को देखती है। तो दोनों की ही निगाहें आपस में टकरा जाती हैं और दोनों ही प्यार से मीठी मुस्कान के साथ मुस्का देते हैं। उसके बाद टेम्पू आगे बढ़ जाती है और सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू अपने घर चले जाते हैं।
दोस्तों मिट्ठू जो था देर रात तक उस लड़की के बारे में सोचता रहता है। लड़की की एक मुस्कान मिट्ठू को इतना ज़्यादा घायल कर गई थी कि वह देर रात तक उसके बारे में सोचता रहता है और फिर सो जाता है। उसके बाद कब सुबह हो गई ये पता भी नहीं लगता है, क्योंकि अब सुबह हो चली थी। इसीलिए सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू रोज की तरह अपने काम में लग जाता है और अपने घर में वह कुछ काम कर ही रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। जब वह गौर से सुनता है तो कोई लड़की हेल हेल की आवाज लगा रही थी। जब सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू अपने घर के बाहर निकल के आता है तो देखता है कि टेम्पो में जो लड़की मिली थी ये तो वही लड़की है जो कि स्कूटी पकड़े खड़ी हुई थी और हेल हेल की आवाज लगा रही थी। फिलहाल सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू जब उस लड़की को देखता है तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो लड़की सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू से कहती है कि मेरी स्कूटी खराब हो गई है, मेरी हेल्प की जाए। सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू आते हैं और उसकी स्कूटी को चेक करते हैं। उसके बाद स्कूटी स्टार्ट कर देते हैं और फिर उस लड़की के हवाले कर देते हैं। उसके बाद होता यह है कि जनाब वो लड़की स्कूटी पे बैठ जाती है, लेकिन अभी तक इन दोनों ने आपस में कोई भी बात नहीं की थी, जबकि ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्काए जा रहे थे। फिलहाल वो लड़की जब हल्की सी आगे बढ़ती है स्कूटी से तो धीरे से कहती है मिट्ठू से, मैं कुछ गल करनी चाहता। मिट्ठू जो है हंसते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं और उस लड़की के पास बढ़ते हैं। तो धीरे से मिट्ठू उस लड़की के कान में कहते हैं, हम तुम कल जंगराऊ में मिलेंगे। अगले दिन जब सवेरा होता है तो दोस्तों जंगराऊ में पहुंच जाते हैं तैयार होकर मिट्ठू बालों में कंघा करके और फिर एड्रेस पे खड़े होके उस लड़की का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो लड़की भी एड्रेस पे आ जाती है जहां सुखविंदर सिंह सिद्धू और फिर मिट्ठू मिलते हैं और फिर जनाब ये दोनों ही खूब बातचीत करते हैं। दरअसल स्कूटी खराब तो बहाना था, लेकिन उस लड़की को तो मिट्ठू से मुलाकात करना था। अब जब ये दोनों जंगराऊ में अगले दिन मिलते हैं और बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद अगले दिन फिर मिलने का समय तय करते हैं और फिर मिट्ठू अपने घर चले जाते हैं और वो लड़की अपने घर चली जाती है। लिहाजा दोस्तों बातचीत के दौरान सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू को उस लड़की ने बताया था कि मेरा नाम जसविंदर कौर सिद्धू है, लेकिन प्यार से मुझे जस्सी जस्सी बुलाते हैं। कल जो दो महिलाएं मेरे साथ थीं उसमें एक तो मेरी माँ मलकीर कौर सिद्धू थीं, जबकि एक मेरी मामी थीं। फिलहाल जस्सी मिट्ठू को ये भी बताती है कि वो कनाडा में रहती है, लेकिन अपनी ननिहाल में छुट्टियां मनाने आई हुई है और हर साल सर्दियों में वह छुट्टियां मनाने अपनी ननिहाल आती है। लिहाजा होता यह हैगा कि मिट्ठू से वो कहती है कि हमारे माँ बाप बरसों पहले चले गए थे कनाडा और कनाडा में ही अब शिफ्ट हो गए हैं। हर साल हम लोग छुट्टियां मनाने के लिए अपनी ननिहाल में यहाँ आ जाते हैं। अब वो लड़की जब चली जाती है तो इधर सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू आते हैं और उस लड़की के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं अपने दोस्तों से, अपने साथियों से। जानकारी जुटाने के दरमियान पता लगता है सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू को कि जो लड़की है इसकी ननिहाल कोई आम घर में नहीं है, बल्कि पड़ोसी गांव के जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं उसी घर में ननिहाल है इसकी जस्सी की। और उन लोगों की पूरे गांव में तूती बोलती है, वो गांव के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। लिहाजा सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू को ये भी पता लगता है कि पड़ोसी गांव में जिस घर में ननिहाल है जस्सी की वो घर कोई आम घर नहीं है, बल्कि वो इतनी बड़ी हवेली है कि उस हवेली की एक दीवार चली गई है दूसरे गांव तक। और सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू का जो 2 कमरों का घर था उस घर के सामने उस हवेली का पीछे वाला गेट खुला करता था, यानी कि हवेली वो इतनी बड़ी है कि दूसरे गांव तक उसका पीछे वाला गेट चला गया है। जहां दूसरे गांव में सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू का 2 कमरों का घर बना हुआ है, उसी घर के सामने हवेली का पीछे वाला गेट खुलता है। अब सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद उसकी हैसियत के बारे में जब जस्सी को पता लगेगा तो जस्सी भी मुंह मोड़ लेगी। लेकिन मिट्ठू को नहीं पता था कि जस्सी ने उससे प्यार किया है, उसकी हैसियत से नहीं।
फिलहाल दोस्तों शुरू शुरू में जब ये लोग एक बार मिलते हैं फिर तो छुप छुप के ये लोग लगातार मिलते रहते हैं। इसी दरमियान जस्सी मिट्ठू को बताती है कि अब वह कनाडा चली जाएगी 10-15 दिन के अंदर ही, क्योंकि उसके पासपोर्ट तैयार हो गए हैं और तारीख वो करीब आ रही है जब उसे कनाडा जाना है। और उसके माँ बाप भी जाएंगे, उसके मामा भी जाएंगे, सभी के साथ में वो भी कनाडा चली जाएगी। इतना सुनने के बाद सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू उदास हो जाते हैं। तो जस्सी कहती है उदास मती हो, मैं हर साल आती रहूंगी सर्दियों में और तुमसे मुलाकात करती रहूंगी, मिलती रहूंगी, और हम लोग फिर भी पत्रों के जरिए, चिट्ठियों के जरिए बातचीत एक दूसरे से करते रहेंगे। और शहर जंगराऊ के पीसीओ से महीने में तुम हमसे एक दो बार बात भी करते रहना। ये कहकर जस्सी मिट्ठू को दिलासा दिलाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। उसके बाद जैसे ही जस्सी के कनाडा जाने की तारीख करीब आती है तो 2 दिन पहले ही जस्सी सोचने लगती है आखिर ऐसी कौन सी टेक्निक थ्योरी का इस्तेमाल किया जाए जिससे वह रुक सके। लिहाजा होता यह है कि 2 दिन पहले ही जस्सी पासपोर्ट फाड़ के फेंक देती है और आइन टाइम पे कहती है पासपोर्ट गुम हो गया। इसके बाद जस्सी के माँ बाप और मामा चले जाते हैं और जस्सी को रुकने का मौका मिल जाता है। उसके बाद जस्सी और मिट्ठू खूब छुप छुप के मिलते रहते हैं। दोस्तों होता यह है कि अब 15 दिन के अंदर ही जस्सी का दूसरा पासपोर्ट बन के आ जाता है, क्योंकि जस्सी की ननिहाल काफ़ी रसूख वाली थी, इसीलिए 15 दिन में दोबारा बन के पासपोर्ट आ जाता है और फिर जस्सी को जाना ही पड़ता है कनाडा। लिहाजा होता यह है कि अब जस्सी मिट्ठू जो हैं पत्रों के जरिए, चिट्ठियों के जरिए बातचीत करते रहते थे और मिट्ठू शहर जंगराऊ के पीसीओ से महीने में एक दो बार जस्सी से बातचीत भी करते रहते थे। और हर साल सर्दियों में जस्सी आती थी और मिट्ठू जस्सी खूब मिलते जुलते थे और मिलजुल के जस्सी चली जाती थी, पढ़ाई करती थी और फिर से पत्रों के जरिए और चिट्ठियों के जरिए बातचीत होती रहती थी। इसके अलावा शहर जंगराऊ के पीसीओ से हर महीने में एक दो बार जस्सी मिट्ठू की बातचीत होती रहती थी। दोस्तों इसी सब के बीच में 4 साल बीत जाते हैं। अब साल आ गया था 1999। 1999 में जब सर्दियों में आए जस्सी के माँ बाप और जस्सी यहाँ छुट्टियाँ मनाने, तो इस बार जस्सी के माँ बाप छुट्टियाँ मनाने नहीं आए थे, बल्कि वह अपनी बेटी की शादी करने के लिए आए थे। और उन्होंने पास ही के गांव में जमींदार का लड़का भी अपनी बेटी जस्सी के लिए पसंद कर लिया था। फिलहाल जस्सी को जब पता लगता है कि उसके माँ बाप उसकी शादी करना चाहते हैं और उन्होंने पास ही में पड़ोस के जमींदार का लड़का भी पसंद कर लिया है, लिहाजा जस्सी जो है फौरन ही मना करती है कि अभी उसे शादी नहीं करना है। लेकिन उसके माँ बाप ने पड़ोसी गांव के जमींदार का जो लड़का पसंद किया था उससे बातचीत आगे बढ़ रही थी और जनाब कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करना बाकी रह गई थी। इसी सबके बीच में जस्सी विरोध करती है कि उसे शादी नहीं करनी है और वह शादी अभी नहीं करेगी। लिहाजा होता यह हैगा कि अब जस्सी अपने दिल की बात कह भी नहीं पाती है कि वह मिट्ठू से प्यार करती है, क्योंकि मिट्ठू बेहद ही गरीब परिवार से था और मामूली सा किसान था। जस्सी को ये फिक्र भी खाए जा रही थी कि अगर वह कहेगी अपने परिवार में तो जस्सी की शादी को तो मना कर ही देंगे परिवार वाले, लेकिन उसके मिट्ठू को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसी डर से जस्सी बता नहीं रही थी। फिलहाल जस्सी की ननिहाल में एक आंटी थी। जस्सी अपनी आंटी के बेहद ही करीब थी और दिल की बात उनसे कहा करती थी और सुना करती थी। दोस्तों होता यह है कि अब जस्सी मजबूर होकर और उदास होकर आंटी के पास जाती है और अपने दिल का सारा हाल आंटी को सुनाने के बाद कहती है कि अगर मिट्ठू से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर ही जाऊंगी उसके बिना। फिलहाल होता यह हैगा कि अब जस्सी मिट्ठू मिलके एक टेक्निक बनाते हैं और थ्योरी बनाते हैं। उसके बाद 14 मार्च साल 1999 को जस्सी मिट्ठू चले जाते हैं एक मंदिर में पंजाब के और जाके शादी कर लेते हैं, ये सोच कर के जब शादी हो जाएगी तो परिवार वाले एक ना एक दिन मिट्ठू को अपना ही लेंगे। उसके बाद जस्सी जो है चली जाती है कनाडा और कनाडा जाने के बाद वहीं रहने लगती है। उसके बाद होता यह हैगा कि इधर जो बातचीत चल रही थी जिमीदार के लड़के के साथ पड़ोसी गांव के जस्सी की शादी की, वो भी किसी ना किसी कारण टूट जाती है। इसके बाद साल 2000 आ जाता है और साल 2000 की दशक के दरमियान ही
किसी तरह जस्सी के ननिहाल वालों को ये पता लग जाता है कि 14 मार्च 1999 को मिट्ठू ने जस्सी के साथ पंजाब के मंदिर में जाके शादी की है। अब क्या होता है कि अब कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है और कहानी यहीं से बड़ी इंटरेस्टेड बन जाती है। फिलहाल दोस्तों, अब जस्सी के ननिहाल वाले जो हैं मिट्ठू पे चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और मिट्ठू पे एक के बाद एक फर्जी मुकदमा लिखवाना शुरू कर देते हैं। इधर दोस्तों होता यह हैगा कि कनाडा के अंदर जस्सी की मां मलकीर कौर सिद्धू और उसका मामा सुरजीत बादशाह जस्सी पे चढ़ाई करते हैं और जस्सी पे दबाव बनाते हैं इस शादी को तोड़ने के लिए, लेकिन जस्सी नहीं मानती है। तो अंत में जस्सी की खूब पिटाई भी होती है, उसके बाद भी जस्सी नहीं मानती है। तो जस्सी को महंगी महंगी कारें, पैसा, प्रॉपर्टी की लालच दी जाती है शादी को तोड़ने के लिए। जस्सी यहाँ पे भी नहीं पिघलती है। तो दोस्तों, थक हार जाते हैं जस्सी के मामा और माँ, अब चुप हो जाते हैं। जब मामला बिल्कुल ही सिंपल हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है, तो जस्सी की माँ एक दिन कहती हैं, चलिए छोड़िए, अब जिसमें हमारी बेटी खुश उसमें हम खुश, हम भी मिट्ठू को स्वीकार कर लेंगे। इधर जो है ननिहाल वाले जस्सी के लगातार मिट्ठू पे दबाव बना रहे थे और जनाब फर्जी मुकदमे लिखवा रहे थे, लेकिन मिट्ठू जब नहीं मानते हैं तो फिर उन्हें लालच दी जाती है जमीन की, पैसे की, लेकिन मिट्ठू यहाँ पे भी अपनी जस्सी को छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। फिलहाल दोस्तों होता यह है कि अब मामला शांत होने के बाद एक दिना जस्सी की माँ जस्सी के पास खूब ढेर सारे डॉक्यूमेंट लेके जाती हैं और कहती हैं कि आप इन पे साइन करो ताकि भारत से मिट्ठू को कनाडा बुलाया जा सके और जस्सी की मिट्ठू की शादी तरीके से करी जा सके, ताकि समाज में हमारी इज्जत भी बची रहे और तुम दोनों की शादी भी हो जाए। अब जस्सी उन कागजों को उलट पलट के देखती है तो उसमें मिट्ठू से ही जुड़ी सब बातें लिखी हुई थी और जस्सी एक के बाद एक सब साइन करती चली जाती है। फिलहाल दोस्तों, आपको बता दूं कि जस्सी ने ग्रेजुएशन की थी कनाडा के बड़े कॉलेज से। अब जनाब वह जब डॉक्यूमेंट देखती उलट पलट के तो उसमें मिट्ठू के ही बारे में उसे लिखा दिखाई देता है और जनाब वह एक के बाद एक सभी डॉक्यूमेंटों पे साइन करती चली जाती है। लेकिन उन्हीं डॉक्यूमेंटों के बीच में एक डॉक्यूमेंट ऐसा भी था जिसमें लिखा हुआ था कि सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू ने जबरन मुझे किडनैप किया और मेरे साथ मंदिर में ले जाके हथियार और असले की नोक पर जबरन शादी की है। फिलहाल होता यह है कि अब वही डॉक्यूमेंट जस्सी की मां मलकीर कौर सिद्धू पंजाब पुलिस को भेज देती हैं और पंजाब पुलिस के पास जब वह डॉक्यूमेंट आता है तो उसी डॉक्यूमेंट के आधार पे मिट्ठू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए पंजाब पुलिस गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। अब मिट्ठू की जेल में खूब पिटाई भी होती है और लगभग 3-4 महीने मिट्ठू को जेल में बीत जाते हैं। इधर जस्सी लगातार कनाडा से मिट्ठू को पत्र भेज रही थी, चिट्ठियां भेज रही थी। ना तो कोई पत्रों का जवाब मिल रहा था और ना ही चिट्ठियों का जवाब मिल रहा था। शहर जंगराऊ के पीसीओ से 3-4 महीने से जस्सी मिट्ठू की कोई बातचीत भी नहीं हो पाई थी। तो अब जस्सी परेशान होने के बाद अपने किसी दोस्त से पता करने की कोशिश करती है तो पता लगता है जस्सी को कि मिट्ठू जस्सी के साथ जबरन शादी करने, अपहरण और असले के दम पे शादी करने के आरोप में जेल में बंद हैं। तभी जस्सी समझती है कि धोखे से उसकी मां ने उससे साइन कराए थे डॉक्यूमेंट पे और मिट्ठू को झूठा फंसा दिया है। तभी जस्सी किसी तरह कनाडा से निकल के भारत आती है और जाकर संगरूर कोर्ट में गवाही देती है कि मिट्ठू ने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की है और ना ही उसने कोई मेरा अपहरण किया था, ना ही असले के दम पे शादी की है, बल्कि मैंने अपनी खुशी से मिट्ठू से शादी की है। हम दोनों ने राजी खुशी से शादी की है। इसके बाद मिट्ठू को जेल से रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद होता यह कि एक दिना जस्सी को जस्सी के परिवार वाले फिर से कनाडा ले जाते हैं। ननिहाल की तरफ से जस्सी को कनाडा पहुंचवा दिया जाता है। अब जस्सी को अपने ही घर के अंदर कनाडा में कड़ी निगरानी में रखा जाता है और घर में ही नज़रबंद कर दिया जाता है। दोस्तों होता यह है कि जस्सी अपने ही घर में नज़रबंद होती है, लेकिन एक दिना किसी तरीके से मौका पाकर स्थानीय रॉयल कैनाडियन पुलिस माउंटेन्स की हेल्प से जस्सी कनाडा से निकल भागती है और 12 मई साल 2000 को वापस भारत चली आती है
और फिर अपने मिट्ठू के साथ छुप कर रहने लगती है। दोस्तों, छुप छुप कर मिट्ठू और जस्सी रह रहे थे, लेकिन किसी रिश्तेदार के घर दूर रह रहे थे। होता ये है कि जस्सी का जो मामा था सुरजीत बादशाह कनाडा में, वो अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए जस्सी का पता लगा लेता है कि आखिर जस्सी कहाँ रह रही है। जब ही उसे पता लगता है कि मिट्ठू के एक रिश्तेदार के घर जस्सी मिट्ठू छुप कर रह रहे हैं। फिलहाल फौरन ही उस रिश्तेदार का मामा सुरजीत बादशाह नंबर निकलवाता है और जस्सी की मां मलकीर कौर सिद्धू को दे देता है। उसके बाद मलकीर कौर सिद्धू उसी रिश्तेदार के घर फोन कॉल करती हैं और जैसे ही उधर से फोन रिसीव होता है तो जस्सी की मां मलकीर कौर सिद्धू कहती हैं, जस्सी कहाँ है, मेरी बात कराओ, खुशखबरी है। इतना सुनने के बाद जस्सी को फोन दे दिया जाता है और फिर जस्सी जब बात करती है तो उधर से माँ मलकीर कौर सिद्धू कहती हैं, क्यों भाई पुत्तड़, कर ली ना मन की, तुम नहीं मानी। अब पुत्तड़ हमें अपनी मन की कर लेने दे, तू घर आ जा, तेरी और मिट्ठू की शादी तरीके से होगी, मैं सबको मना लूंगी, तू टेंशन ना ले पुत्तड़, मैं तेरी शादी मिट्ठू से ही करा दूंगी, तू घर आ जा। ये सब बात होती है जसविंदर कौर सिद्धू और जस्सी की माँ मलकीर कौर सिद्धू के बीच में। उसके बाद जसविंदर कौर सिद्धू मिट्ठू से कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि माँ एक दिन मान जाएगी। आखिर माँ की ममता तड़पने लगी और माँ मान गई। फिलहाल होता यह है कि अब खुशियाँ छा जाती हैं परिवार में। उसके बाद जस्सी कहती है, अब हमें छुप के रहने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक तो हम लोग छुप छुप के जी रहे थे, लेकिन अब छुप छुप के जीने की ज़रूरत नहीं है, खुल के जीने की ज़रूरत है। उसके बाद होता यह है कि 8 जून 2000 को कहती है जस्सी कि अब मुझे कहीं घुमाने ले चलो ना, क्योंकि अभी तक हम लोग छुप छुप के घर में कैद थे, लेकिन अब तो खुली छूट मिल चुकी है, अब घुमाने ले चलो। दोस्तों, 12 जून साल 2000 को रायकोट में मिट्ठू के रहने वाले रिश्तेदारों में शादी थी, इसलिए मिट्ठू 8 जून 2000 को जस्सी को बाजार अपने स्कूटर से घुमाने ले जाता है। दोस्तों, जस्सी की मां मलकीर कौर सिद्धू ने भले ही ये कह दिया था कि बेटा कोई बात नहीं है, तू घर आ जा, तेरी और मिट्ठू की शादी तरीके से कर दी जाएगी, लेकिन मिट्ठू के परिवार वालों को अभी भी यकीन नहीं था। 8 जून सन 2000 की रात को जब मिट्ठू जस्सी को लेकर घुमाने के लिए निकल रहे थे, तभी मिट्ठू के परिवार वालों ने मिट्ठू से कहा था जल्द ही जाना और जल्द ही आना। दोस्तों, मिट्ठू कहता है कि हमसे जितनी जल्दी हो सकेगा हम वापस आ जाएंगे। इसके बाद जस्सी मिट्ठू स्कूटर से चले जाते हैं। होता यह है कि काफ़ी देर हो जाती है, घंटे बीत जाते हैं, सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू वापस नहीं आते हैं और ना ही जस्सी वापस आती है। इसके बाद रात होने लगती है। ये लोग इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार था कि लंबाई होता जा रहा था। जब रात होने लगती है तो मिट्ठू के परिवार वाले तलाशने निकल पड़ते हैं। तलाश के दौरान पता लगता है कि मिट्ठू हॉस्पिटल में बहुत ही गंभीर अवस्था में भर्ती है। भागते दौड़ते परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो मिट्ठू वाकई गंभीर अवस्था में भर्ती होता है और वह बेहोशी की हालत में है, उसे होश भी नहीं है। तभी मिट्ठू के परिवार वाले मिट्ठू के पास ही हॉस्पिटल में बैठ जाते हैं। जब थोड़ी देर के बाद मिट्ठू को होश आता है या 1 घंटे बाद होश आता है तो मिट्ठू के परिवार वाले पूछते हैं जस्सी कहाँ है, और मिट्ठू भी जब जागता है तो जस्सी को देखते ही हुए जागता है। तो मिट्ठू से परिवार वालों ने पूछा, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो मिट्ठू पूछताछ में अपने परिवार वालों को बताता है कि दरअसल हम गांव नाड़ी के थाना अमरगढ़ के पास अभी पहुंचे ही थे और वापस घर आ रहे थे। तभी हम सुनसान एक जगह से निकल रहे थे। कुछ लोगों ने, गुंडों ने हमें रुकने का इशारा दिया, लेकिन हमें दाल में काला लगा और हम नहीं रुके, तो हमने स्कूटर की ओर रेस खींच दी, लेकिन पीछे से एक गुंडे ने लोहे की राड सिर पे दे मारी। उसके बाद लगातार गुंडों ने हमारी पिटाई शुरू कर दी और मरा जानकर हमें एक नाले में फेंक दिया। कुछ लोग निकल रहे थे जिन्होंने उठाकर हमें हॉस्पिटल तक पहुंचाया और फिर मिट्ठू बताता है कि वो ही गुंडे जस्सी को उठाकर ले गए हैं। दोस्तों, होता यह है कि अब मिट्ठू के परिवार वाले जस्सी की तलाश शुरू करते हैं, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं लगता है। अगले दिन 9 जून का दिन आ जाता है। अब पुलिस को भी सूचना दी जाती है। उसके बाद पुलिस जो है जस्सी की तलाश में लगातार छापेमारी करती है और इलाके के फेमस गुंडों को उठा उठाकर एक एक करके पूछताछ करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। पुलिस को कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता है। फिलहाल होता यह है कि अब पुलिस भी काफ़ी परेशान थी। दोस्तों, लगातार पुलिस
पुलिस की छानबीन जारी थी, तभी पुलिस को पता लगता है कि जस्सी का जो पंजाब का गांव है उससे तकरीबन 45 किलोमीटर दूर जस्सी की लाश एक नहर में पड़ी हुई है। अब पुलिस जाती है और लाश को निकलवा लेती है। उसके बाद लाश के फोटो खींचकर कनाडा में जस्सी की मां और मामा सुरजीत बादशाह को फोटो भेजती है और कहती है कि पहचानो, ये लाश जस्सी की है। तो माँ और मामा सुरजीत बादशाह पहचानने से मना कर देते हैं और कहते हैं ये जस्सी है ये ही नहीं। जबकि मिट्ठू के परिवार वाले लगातार कहते हैं कि ये लाश जस्सी की ही है और मिट्ठू भी कहता है ये लाश जस्सी की ही है। फिलहाल पुलिस जो है अब इलाके के गुंडों को लगातार पकड़ती है और पूछताछ करना शुरू करती है। फेमस गुंडों में कुछ गुंडे पुलिस के हाथ ऐसे भी लग जाते हैं जो कि जस्सी मिट्ठू के कांड में शामिल थे। जब पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो पुलिस को बताते हैं कि उन्हें 3 लाख रुपए सुपारी दी गई थी मिट्ठू को कत्ल करने के लिए। फिलहाल पुलिस पूछती है, जब मिट्ठू को कत्ल करने की सुपारी दी गई थी तो जस्सी को आपने कत्ल क्यों कर दिया? तभी वो गुंडे बताते हैं कि दरअसल मिट्ठू को हमने मरा जान के फेंक दिया था और जनाब उठा ले गए थे जस्सी को। कहाँ? बुलेरा के फार्म हाउस। एक गांव है बुलेरा पंजाब का, वहीं फार्म हाउस बना है। उसी फार्म हाउस में जस्सी को ले गए थे, जहां जस्सी की गुंडों ने उसकी मां मलकीर कौर सिद्धू से बात कराई थी और कहा था मलकीर कौर सिद्धू ने अपनी बेटी जस्सी से कि जस्सी अब हम सब कुछ संभाल लेंगे, तुम घर आ जाओ। जस्सी कहती है, माँ तुम बहुत धोखेबाज हो, तुमने मेरे मिट्ठू को मरवाया है और मैं तुम्हारा ये घिनौना चेहरा सबको दिखाऊंगी, सबके सामने आईना करूंगी, मीडिया के सामने, पुलिस के सामने, अदालत के सामने चीख चीख के कहूंगी कि तुम्हारा असली चेहरा कितना घिनौना है और तुमने धोखे से मेरे मिट्ठू को मरवाया है। उसके बाद जस्सी की माँ जो है गुंडों से बातचीत करती है तो गुंडों को कहती है कि आप जस्सी को समझाओ, मारो तोड़ो, किसी भी तरह से जस्सी को राजी करो ताकि वो मिट्ठू के पक्ष में गवाही ना दे, जो हम लोग फंस जाएं। उसके बाद होता यह है कि जस्सी को गुंडे खूब मारते तोड़ते हैं और समझाते हैं, लेकिन जस्सी नहीं मानती है। तो एक गुंडा फिर से मलकीर कौर सिद्धू के पास फ़ोन करता है कनाडा में और कहता है कि हमने सारे हुनर आजमा लिए लेकिन जस्सी कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, अब आप बताओ कि हम क्या करें। तभी जस्सी की माँ मलकीर कौर सिद्धू और मामा सुरजीत बादशाह आपस में बातचीत करते हैं। उसके बाद मलकीर कौर सिद्धू कहती है कि जैसे भी मना पाओ मनाओ जस्सी को, और अगर ना माने तो जस्सी को भी अब ठंडा कर दो। लिहाजा होता यहगा कि उसके बाद गुंडे जो हैं जस्सी की खूब पिटाई करते हैं, लेकिन जस्सी जब भी मानने को तैयार नहीं होती है तो शराबें पीते हैं और शराबें पी के मारते हैं और शराबों की कांच की बोतलें खूब चुभाते हैं जस्सी के जिस्म पे। और चुभाने के बाद भी जब वह नहीं मानती है तो एक गुंडा चाकू से उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर देता है। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्टें भी बता रही थी कि जस्सी को बहुत बेरहमी से मारा गया है और धारदार हथियार से गला रेता गया है। इसके अलावा कांच के शीशों से उसके जिस्म को टॉर्चर किया गया और जख्मी किया गया है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्टें भी खुलासा कर रही थी। उसके बाद होता यह है कि पुलिस सभी गुंडों को गिरफ्तार करती है जो जो शामिल थे। अब गुंडों ने जो बताया था पुलिस को कि इंस्पेक्टर सुवर्ण सिंह ने हमसे मारने को कहा था और हमें 3 लाख रुपए सुपारी दिलाई थी मिट्ठू की हत्या की। लिहाजा होता यह है कि अब पुलिस इंस्पेक्टर सुवर्ण सिंह को गिरफ्तार करती है और कहती है कि तुमने ये हत्या करने को क्यों कहा। तभी इंस्पेक्टर सुवर्ण सिंह बताते हैं कि जस्सी के मामा दर्शन बादशाह जो कि गांव में ही रहते हैं, उन्होंने हमसे कहा था कि हमें ऐसे किलर की ज़रूरत है जो कि कत्ल कर सके मिट्ठू को। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किलर अनिल वर्मा से सुवर्ण सिंह इंस्पेक्टर ने दर्शन बादशाह को मिलवा दिया था जस्सी के मामा को, जहां से दर्शन बादशाह ने कॉन्ट्रैक्ट किलर अनिल वर्मा को 3 लाख रुपए मिट्ठू की हत्या के देने कहे थे। लिहाजा होता यह है कि अब दर्शन बादशाह को भी गिरफ्तार किया जाता है और पूछा जाता है कि तुमने मिट्ठू की हत्या करने की सुपारी क्यों दी थी।
दर्शन बादशाह बताते हैं कि कनाडा में उनके जो भाई रहते हैं सुरजीत बादशाह और जो बहन रहती हैं मलकीर कौर सिद्धू, उन्होंने कहा था कि अगर मिट्ठू को मरवा दिया जाए तो जस्सी वापस आ जाएगी। और कुछ दिनों पहले जस्सी की मां मलकीर कौर सिद्धू और मामा सुरजीत बादशाह ने कनाडा में ये मीटिंग करी थी कि किसी तरह अगर मिट्ठू को मरवा दिया जाए तो एक ना एक दिन जस्सी लौट आएगी। उसके बाद ही मलकीर कौर सिद्धू और जनाब मामा सुरजीत बादशाह ने गांव में रह रहे जस्सी के मामा दर्शन बादशाह के पास फोन कॉल करके ये जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके अलावा दर्शन बादशाह ने इंस्पेक्टर स्वर्ण सिंह से मुलाकात की और फिर इंस्पेक्टर स्वर्ण सिंह ने कॉन्ट्रैक्ट किलर अनिल वर्मा से मिलवाया था और अनिल वर्मा ने ही अपने साथियों के साथ इस कांड को और हत्या को अंजाम दिया था। फिलहाल होता यह है कि इसमें अब दर्शन बादशाह सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट किलर अनिल वर्मा को भी गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद पुलिस इन्हें जेल भेज देती है। इसमें मुख्य आरोपी मलकीर कौर सिद्धू और सुरजीत बादशाह को भी बनाया जाता है जो कि कनाडा में मौजूद थे, क्योंकि विक्टिम और आरोपी के संबंध कनाडा में भी थे। और जनाब जब पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली थी तो पुलिस को कॉल डिटेल से ये पता लगा था कि जस्सी की हत्या वाले दिन से लेके पहले से ही कई दिनों पहले से गुंडों और जस्सी की मां मलकीर कौर सिद्धू और मामा सुरजीत बादशाह की गुंडों से बातचीत हो रही थी। हत्या के दिन तक लगभग 266 बार गुंडों और मामा सुरजीत बादशाह और जस्सी की मां मलकीर कौर सिद्धू की बातचीत गुंडों से हुई थी। दोस्तों होता यहगा कि अब मलकीर कौर सिद्धू और सुरजीत बादशाह को भी मुख्य आरोपी बनाया जाता है जो कि कनाडा में थे। इधर 12 लोगों को गिरफ्तार करती है पुलिस, मामा दर्शन बादशाह और कॉन्ट्रैक्ट किलर अनिल वर्मा सहित, साथ ही में इंस्पेक्टर स्वर्ण सिंह को भी। लिहाजा 12 लोगों को पुलिस जेल भेजती है और मोटी सी चार्जशीट संगरूर कोर्ट में लगा देती है। संगरूर कोर्ट में इस मुकदमे की सुनवाई होती है तो 21 अप्रैल साल 2005 को संगरूर कोर्ट इन 12 दोषियों में से एक को तो बरी कर देता है जबकि 11 को उम्र कैद की सजा सुना देता है। इसमें शामिल थे दर्शन बादशाह, जस्सी के मामा, कॉन्ट्रैक्ट किलर अनिल वर्मा और जनाब इंस्पेक्टर स्वर्ण सिंह। इन तीनों सहित लगभग 11 दोषियों को संगरूर कोर्ट 21 अप्रैल 2005 को सजा सुनाता है और एक को बरी कर देता है। अब ये लोग जो हैं संगरूर कोर्ट के फैसले को पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, जहां से एक एक करके 8 लोगों को बरी कर दिया जाता है या फिर जमानत दे दी जाती है। लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से भी दर्शन बादशाह, जस्सी के मामा और इंस्पेक्टर स्वर्ण सिंह और कॉन्ट्रैक्ट किलर अनिल वर्मा की सजा बरकरार रहती है। उसके बाद ये तीनों चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। अब जनाब 15 अप्रैल 2016 को जो जस्सी के मामा हैं दर्शन बादशाह, उन्हें सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कर देता है यानी कि बरी कर देता है, जबकि 2 अन्य को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलती है। किसे किसे? इंस्पेक्टर स्वर्ण सिंह और कॉन्ट्रैक्ट किलर अनिल वर्मा को। चलिए अब देखते हैं कि कनाडा में इस केस को लेकर क्या कुछ होता है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे लेके आता हूँ आपको और बताऊंगा कि जनाब मिट्ठू को जब गुंडों ने मारा था और मरा जानकर नाले में फेंक दिया था। जब सड़क पे से मुसाफिर गुजर रहे थे और मिट्ठू को नाले में पड़ा देखा तो मुसाफिरों ने उठाकर उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया था। काफ़ी गंभीर होने की वजह से मिट्ठू का हॉस्पिटल में बहुत लंबे समय तक इलाज चला था और जब ठीक होकर वह हॉस्पिटल के बाहर आए तो इधर जस्सी के ननिहाल वालों ने एक के बाद एक फर्जी 7 मुकदमे मिट्ठू पे लगवा दिए थे। यहाँ तक कि मिट्ठू पे ड्रग्स स्मगलिंग और अवैध असला रखने का भी मुकदमा लगवा दिया था। मिट्ठू के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और इसी तरह मिट्ठू का जेल आना जाना लगा हुआ था। जब गिरफ्तारी की तलवार मिट्ठू पे लटक रही थी तभी साल 2004 में एक महिला आती है और मिट्ठू पे रेप यानी कि बलात्कार का केस दर्ज करा देती है। उसके बाद मिट्ठू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 15 अप्रैल को इनके खिलाफ चार्जशीट जारी करते हुए जेल भी भेज दिया जाता है।
अब मिट्ठू जो हैं उस महिला के रेप केस के मामले में 4 साल तक जेल में बंद रहते हैं। उसके बाद कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि मिट्ठू पे जिस महिला ने रेप का केस दर्ज कराया था वो जस्सी के ननिहाल वालों से मिली हुई थी और उसने पैसा खाकर फर्जी केस लगवाया था। फिर मिट्ठू को रिहा कर दिया जाता है। लिहाजा होता यह है कि मिट्ठू पे फिर से लगातार फर्जी मुकदमे लिखवाए जाते हैं और मिट्ठू के भाइयों को भी फर्जी फंसाया जाता है। इस तरह मिट्ठू और मिट्ठू के भाइयों का जेल आना जाना लगा रहता है। लेकिन फर्जी मुकदमों के दबाव से भी जब मिट्ठू नहीं पिघलते हैं और बयान बदलने को तैयार नहीं होते हैं तो मिट्ठू को फिर लालच दी जाती है। जस्सी के ननिहाल वाले 1 करोड़ रुपए साल 2012 में मिट्ठू को देने कहते हैं और बेहद ही प्राइम लोकेशन पे 14 एकड़ जमीन देने को कहते हैं। लेकिन मिट्ठू यहाँ पर भी नहीं पिघलते हैं और जनाब अपनी जस्सी के लिए इंसाफ की लड़ाई जारी रखते हैं। दोस्तों अब आपको ले चलते हैं कि कनाडा में इस केस को लेकर क्या कुछ होता है। दोस्तों कनाडा में इस केस के मुख्य आरोपी मलकीर कौर सिद्धू और मामा सुरजीत बादशाह को लेकर कनाडा के अंदर हरियाणा पंजाब की पुलिस जो है आवेदन जारी करती है, जिसके बाद कनाडा में भी इस केस पर कार्रवाई शुरू होती है और 6 जनवरी साल 2012 को कनाडा के मेपल रिज से कनाडा की पुलिस जस्सी की मां मलकीर कौर सिद्धू और मामा सुरजीत बादशाह को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद इनका केस चलता है बीसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा में। बीसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा में जब सुनवाई चलती है तो 2 साल के बाद 9 मई 2014 को बीसी सुप्रीम कोर्ट के जज ग्रेगरी फिच कहते हैं कि जनाब भारत ने दर्ज मुकदमे का सामना करने के लिए इन दोनों को भारत भेज देना चाहिए। उसके बाद जस्सी की मां मलकीर कौर सिद्धू और मामा सुरजीत बादशाह बीसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा में चैलेंज कर देते हैं। दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए नए सिरे से सुनवाई शुरू कर देता है। होता यह है कि अब 8 सितंबर 2017 को कनाडा का सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा फैसला सुनाता है और कहता है कि भारत में दर्ज मुकदमे का सामना करने के लिए इन दोनों को ही भारत भेजना चाहिए। उसके बाद पंजाब पुलिस के 3 बड़े अधिकारी जो हैं भारत से कनाडा के लिए रवाना होते हैं मलकीर कौर सिद्धू और सुरजीत बादशाह को भारत लाने के लिए। लेकिन जब तक जस्सी की मां मलकीर कौर सिद्धू और मामा सुरजीत बादशाह रिव्यू पटिशन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा में ही फाइल कर देते हैं। जब रिव्यू पटिशन ये फाइल करते हैं तो दोस्तों पंजाब हरियाणा के जो 3 पुलिस के बड़े अधिकारी इन्हें लेने गए थे इन्हें वापस खाली हाथ लौटना पड़ता है और जनाब इन लोगों को कुछ दिनों के लिए राहत मिल जाती है। उसके बाद होता यह है कि 11 दिसंबर 2018 को फाइनल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा फैसला सुनाता है कि इन्हें भारत जाना ही पड़ेगा, भारत में दर्ज मुकदमे का सामना करना ही पड़ेगा। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा अपनी मोहर लगा देता है। उसके बाद जनाब कागजी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है और कागजी प्रक्रिया को पूरा किए जाने के बाद 24 जनवरी साल 2019 को कनाडा की पुलिस इन्हें लेकर भारत के लिए रवाना हो जाती है और जैसे ही ये भारत आते हैं दिल्ली के इंदिरा एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो पंजाब हरियाणा की पुलिस इन्हें इंदिरा एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लेती है और फिर 25 जनवरी को इन दोनों को ही संगरूर कोर्ट में पेश कर देती है पुलिस ले जाके, जिसके बाद पुलिस को 4 दिन का रिमांड मिल जाता है। उसके बाद इन दोनों को ही कपूरथला जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल दोस्तों अब संगरूर कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है और संगरूर कोर्ट में भी ये केस लगातार चलता रहता है। लेकिन दोस्तों बड़ी ही हैरान कुंज करने वाली बात एक और भी है कि जिन 2 आरोपियों को पंजाब हरियाणा की पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए कनाडा से लेके आई थी वो तो आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। 26 दिसंबर साल 2020 को जस्सी की मां मलकीर कौर सिद्धू को पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट से बेल मिल जाती है और वो जब से आज भी जेल से बाहर घूम रही हैं और आज़ाद ज़िंदगी जी रही हैं। इसके बाद सुनवाई होती है मामा सुरजीत बादशाह के केस को लेकर और फिर 1 मार्च 2022 को मामा सुरजीत बादशाह को भी पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है, जिसके बाद ये दोनों ही
अब आज़ाद ज़िंदगी जी रहे हैं। और जनाब जस्सी के कातिलों को अब तक कोई सज़ा नहीं मिल सकी है। दोस्तों, जिन 2 अपराधियों को एड़ी चोटी का ज़ोर लगाते हुए पंजाब हरियाणा की पुलिस कनाडा से लेकर आई थी, वो आज भी आज़ाद ज़िंदगी जी रहे हैं। और जनाब जस्सी की हत्या को लगभग 22 से 25 साल हो चुके हैं। अब तक कोई इंसाफ नहीं हुआ है और लगातार ये केस अभी भी संगरूर कोर्ट में चल ही रहा है। अब आपको बताते चलें आगे भी कि डॉक्टर ड्यूज इंडिया न्यूज़ की 9 जून 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक मिट्ठू अभी भी ड्रग्स स्मगलिंग मामले में जेल में ही बंद हैं। और जनाब इनके भाई भी कई तरह के केसों में जेल में बंद हैं, जबकि जो असली गुनहगार हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं। फिलहाल दोस्तों 2019 में ये खुलासा हुआ था कि डीजीपी रेंज का एक बड़ा अधिकारी था जिसने शुरू में ही इस केस को कमज़ोर करना शुरू कर दिया था। और इस केस की जांच कर रहे अधिकारी जितेंद्र ओलेक्स पर भी उसने दबाव बनाया था कि केस में कुछ नरमी की जाए। इसके अलावा इस केस के एक और जांच अधिकारी बड़े थे जिनके पास एक चेक भेजी गई थी साइन करी हुई, और कहा गया था कि आप जितना चाहो अपनी मर्जी से इस चेक में पैसा भर लो, लेकिन केस की जांच में नरमी बरतो और हमारे साथ कुछ रियायत बरतो, ये कहा गया था। फिलहाल दोस्तों इन 22 से 25 साल में फैसला तो अब तक नहीं आया है। और जनाब इस केस के जो 2 मुख्य आरोपी थे जिन्हें पंजाब हरियाणा की पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए कनाडा से भारत लाई थी, वो आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। और इन 22 से 25 साल में अब तक जस्सी को इंसाफ नहीं मिल सका है, जबकि मिट्ठू ड्रग्स स्मगलिंग मामले में अभी भी जेल में बंद हैं। और जनाब उनके भाइयों पे भी फर्जी मुकदमे चल रहे हैं, उनका भी जेल आना जाना लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इन 22 से 25 साल में अभी तक इंसाफ तो नहीं मिला है जस्सी को, लेकिन पैसे का इस्तेमाल तो जम के हुआ है। दोस्तों ईमानदार अधिकारियों की वजह से मुख्य 2 आरोपियों को कनाडा से भारत लाया गया था, और जिसके पास चेक भेजी गई थी साइन की हुई कि जितना चाहो पैसा भर लो, वो जांच अधिकारी बिका नहीं था। इन सभी अधिकारियों को कनाडा की गवर्नमेंट ने बुला के ईमानदारी के लिए सम्मानित भी किया था। लेकिन असली सम्मान तो जब हो पाएगा जबकि जस्सी के कातिलों को सजा मिलेगी और मिट्ठू को इंसाफ मिल पाएगा। फिलहाल आप लोगों की इस कहानी पे क्या राय है? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुनकर हमारा क्या फ़ायदा हुआ। तो अब आप लोगों के फ़ायदे के बारे में भी बताता चलूँ कि गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटनाओं की कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं की कहानियाँ सुनाने का मकसद है। और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत है, और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख। प्यारे दोस्तों अगले ब्लॉग में बहुत जल्द ही मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश आमदीद।